हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। दिस इज CS सर्वेश महेंद्र एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस। सो आपके मन में बहुत सारे सवाल हो गए, सर ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स के लिए है, कौन से ग्रुप में है, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, किस प्रकार से हमें इसकी पढ़ाई करनी है, क्लासेस में एग्जैक्टली किस प्रकार की नोट्स मिलेगी। ऐसे सारे जितने भी आपके मन में जो सवाल हो सकते हैं, आज हम इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में सारे सवालों को खत्म करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिलेबस। सो आपका जो पूरा ऑडिट का सिलेबस है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जरा जस्ट नाम पढ़ लेना। पहला है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, दूसरा है कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट्स एंड कारो। आपको लगेगा सर ये कंपनी अकाउंट्स यहाँ पे भी, तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे ऑडिट वाला पार्ट है। आप जितना भी कंपनी अकाउंट्स में जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखते हो उसका ऑडिट कैसे करोगे यहाँ पे देखोगे। सर कंपनी ऑडिट यानी कि क्या? कंपनी ऑडिट यानी कि एज पर द रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपको ये सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के लॉ में भी ये टॉपिक कॉमन था, यहाँ पे भी सेम टू सेम कॉमन टॉपिक होगा। ये मैंने आपको लॉ के सिलेबस में जिस टाइम पे पढ़ाया था उस टाइम पे भी ये बोला था। एंड सर ये कारो क्या है? इसको बोलते हैं कंपनीज ऑडिटर, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि क्या? कुछ स्पेशल कंपनियां होती है, स्पेशल यानी कि क्या, जो कुछ लिमिट को एक्सीड कर देगी, उन कंपनी को ये प्रकार का ऑडिट भी आपको ऑडिट रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। सर ये स्टैंडर्ड्स यानी कि क्या? सिंपल लैंग्वेज में अभी बोलता हूं, पूरा ऑलमोस्ट आपका 30 से 40 मार्क का सिलेबस स्टैंडर्ड पे ही होगा। सिंपल लैंग्वेज में आई एम टॉकिंग, जैसे आपका अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वैसे ऑडिट में आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होगा। एंड उसके बाद में जो भी चैप्टर बचते हैं उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक पार्ट एंड एडवांस पार्ट। एक आपको मजेदार बात बोलता हूं, जिस टाइम पे आप स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को सीखोगे उस टाइम पे आपको ये जो अदर चैप्टर्स है ये एकदम आपको इजी हो जाएंगे। यानी कि ये जितने भी अदर चैप्टर्स है अदर देन दिस कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंटेंट कारो, जितने भी अदर चैप्टर्स है उसका बेस फाउंडेशन क्या होगा? क्या होगा? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको और एक चीज बताता हूं, जैसे कि आपका अकाउंट्स का सीए फाइनल का जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं एफआर नाम का आपका पेपर होता है, तो उसमें आपको इंड एस 100 मार्क्स के लिए होते हैं। जैसे आपके सीए इंटर के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट 20+ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है एग्जैक्टली अकाउंटिंग कैसे करना है। सो वैसे ही ऑडिटर को जिस टाइम पे वो ऑडिट करने जाता है उस टाइम पे क्या क्या तकलीफें आ सकती है, ये सारी चीजों का गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन कहां पे लिखे होंगे? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सर क्या हमें ऑडिट ये जो सब्जेक्ट क्या सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पे है? नहीं, ऑडिट यहां पे आपको ग्रुप 2 में 100 मार्क्स के लिए है, उसके अलावा आपको सीए फाइनल के ग्रुप 1 में भी 100 मार्क्स का है। एंड आपको एक मजेदार बात बोलता हूं, जो लोग इंटरमीडिएट में ऑडिट सब्जेक्ट को वीक रखते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते नहीं है, उनको सीए फाइनल में भी बहुत ज्यादा तकलीफ आती है, आ सकती है अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो। लेकिन बट ऑब्वियसली अगर सीए इंटरमीडिएट का अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, मेरे बात पे अच्छे से ध्यान देके सुनना, ट्रस्ट मी, सीए फाइनल का भी 60 मार्क्स का पेपर आप लिख सकते हो। मतलब 40 मार्क्स का थोड़ा सा अलग सिलेबस होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सीए फाइनल का भी 60 मार्क्स का पेपर आप आसानी से लिख सकते हो। सो इतना वेटेज है इस पूरे सब्जेक्ट में। सो फिर से एक बार बोलता हूं, ऑडिट ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा, पूरा राइटिंग वाला सब्जेक्ट होगा, इसमें एक भी कैलकुलेशन वाला पार्ट वगैरह ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होगी। ओके, अभी पूरा जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है? जैसे कि सीए फाउंडेशन में आपको थोड़े 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू टाइप के थे, 2 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल थे, मतलब सब्जेक्टिव थे लिखने के लिए। इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में जितने भी लोगों ने पढ़ाई किया होगा, अकाउंट्स, कॉस्टिंग पूरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एंड उसके बाद में टैक्स एंड लॉ पूरे थ्योरी सब्जेक्ट, लेकिन उसमें भी एमसीक्यू का कॉम्बिनेशन था। सो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, तो ये यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखिएगा। सो दिस इज एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड, यहाँ पे मैं लेटेस्ट ट्रेंड लिखा है, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये ट्रेंड हमेशा चेंज हो सकता है। एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क वाले एमसीक्यू नहीं होंगे,
यहाँ पे अगर आता है तो लिखो, नहीं आता है फिर भी कुछ ना कुछ तो लिख के आओ, मतलब कुछ ना कुछ तो मार्क्स तो आपको जरूर मिल जाएंगे। सो 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू होंगे। उसके बाद में 14 मार्क्स के, एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड बोल रहा हूं, 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट। अरे वाह, लेकिन ये आपके स्कूल जैसे करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होंगे। एंड उसके बाद में जितना भी बचेगा वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि पूरा आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, जैसे आपने सीए फाउंडेशन के लॉ में किया था, जैसे आपने सीए इंटरमीडिएट के लॉ में किया था, वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे 56 मार्क का पेपर बनेगा। अभी यहाँ पे एमसीक्यू में देखो मैंने दो चीज लिखी है। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, वो होते हैं आपके केस स्टडी पैटर्न। केस स्टडी पैटर्न समझता है? आपको एक ऐसे मस्त बढ़िया पैसेज दिया जाएगा, ये कंपनी है, इस कंपनी में ये चीज हुई है, एंड यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड व्हाट एक्शन यू विल टेक। ऐसा बहुत बड़ा स्टोरी लाइन दिया होगा, उसके ऊपर नीचे 4 से 5 या कभी कभी 2 या कभी कभी 1 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर एग्जामिनर। सो ऐसे केस स्टडी बेसिस आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड उसके बाद में ऑलमोस्ट 10 मार्क के लिए डायरेक्ट एमसीक्यू, मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है डायरेक्टली आप एमसीक्यू का आंसर दे सकते हो। उसके बाद में ये जो करेक्ट इनकरेक्ट वाला पार्ट है, यहां पे देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस इंटरलिंकिंग इज नेसेसरी। इसका मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, जैसे कि मैंने मेरे लॉ के लेक्चर में भी बोला था, अगर एक कंपनी है उसका टर्नओवर मान लीजिए 5 करोड़ रुपीस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नओवर। टर्नओवर यानी कि क्या पता है? सेल्स। लेकिन इनकम टैक्स में डेफिनेशन कुछ और होता है टर्नओवर का, आप लोग सीखोगे, एंड वर्चुअल वाले लोगों ने शायद ऑलरेडी सीख लिया होगा। सो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए। सो इंटरलिंकिंग यानी कि क्या? तो इस कंपनी को अगर मान लीजिए दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो इस कंपनी को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑडिट करवाने पड़ते हैं। एक तो उसको करना पड़ेगा स्टैट ऑडिट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, and since this company has this company's turnover exceeds 2 करोड़ रुपीज, सो उसको इनकम टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑडिट कौन से लॉ के अंडर? इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2 करोड़ या 4 करोड़ जीएसटी एक्ट का टर्नओवर होगा। सो अगर आपने जीएसटी का लिमिट भी एक्सीड कर लिया तो आपको जीएसटी ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। या आप इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में जीएसटी सब्जेक्ट में ये सारी चीजें सीखते हो, इतनी डिटेल में नहीं सीखते, सीए फाइनल में बहुत ज्यादा डिटेल में है विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑडिट एंड जीएसटी ऑडिट। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज इंटरलिंकिंग। यहां पे अगर आपको कुछ ऐसे केस दिया होगा जहां पे ट्रू और फॉल्स आपको आंसर देना है, लेकिन उस ट्रू एंड फॉल्स के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरलिंकिंग क्या है, कितनी चीजें अप्लाई होगी, अगर कुछ चीजें अप्लाई नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है, ये सारे रीजनिंग भी आपको यहां पे देना पड़ता है। मतलब सीधा सीधा करेक्ट लिख के आए बात खत्म, ऐसे नहीं होगा, हाफ मार्क मिलेगा। 2 मार्क के लिए एक ट्रू और फॉल्स होता है, करेक्ट इनकरेक्ट एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे रीजनिंग देना पड़ेगा, एंड रीजनिंग देने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। ओके, इसके बाद में जो 56 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये किस प्रकार का होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या फिर केस स्टडी फॉर्मेट में होगा, उसका आपको एनालिसिस देना है। जैसे आपको अगर याद है कि लॉ का अगर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली प्रोविजन लिखते हो, बात खत्म करते हो, दैट्स इट। एंड अगर आपको लॉ का केस स्टडी टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो? फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद प्रोविजन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद कंक्लूजन। सो ऐसे ऑडिट में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, एज वेल एज आपको केस स्टडी भी आ सकता है। सर इसका हम प्रैक्टिस कब करेंगे?
जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे जाएगा, जैसे जैसे रिस्पेक्टिव चैप्टर खत्म होते जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा एंड आपको डेली होमवर्क के टारगेट्स भी दूंगा अलॉन्ग विद द लेक्चर्स। जैसे आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपको रिवाइज करके उसको लिखना भी पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट राइट, आपको ऑडिट कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आपको अभी सिलेबस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, आपको ये सारी चीजें आ जाएगी अपने आप। ठीक है, सो ये था आपका टोटल बाइफर्केशन ऑफ योर मार्क्स। अभी क्या आप इसमें 60 स्कोर कर सकते होगा? जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यूजुअली ऐसे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो लोग जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल सेंस बहुत अच्छा होता है, यूजुअली अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ये उनके अच्छे से सब्जेक्ट हो जाते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब मेमोरी जिनकी स्ट्रांग होती है, जो अच्छे से रट्टा मार पाते हैं। सो उन लोगों के थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से होते हैं। सो क्या ईच एंड एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट कैन दे स्कोर 60 प्लस मार्क्स? आंसर इज यस। क्यों सर? पुराने जमाने में जिस टाइम पे मैं ऑडिट का पेपर दिया करता था, हमारा पूरा पेपर 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में ये देखो, दिस इज द बोनस। सो यहां पे भले ही सिलेबस बढ़ चुका है, मेरे जब मैं आईपीसीसी में था, मतलब अभी आपका जो इंटरमीडिएट है, उस टाइम पे आईपीसीसी हुआ करता था। सो उस टाइम पे 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेकिन सिलेबस कम था। आपको जो सिलेबस है वो थोड़ा सीए फाइनल का डाला गया है, लेकिन आपको ये भी तो दिया है, स्पून फीडिंग भी तो किया गया है। सो यहाँ पे आप अच्छे से टारगेट अगर आपने किया, ये 30 प्लस 14 ऑलमोस्ट 44 मार्क्स में से अगर आपने 35 मार्क्स भी लाए, 35 बोल रहा हूं, क्या बहुत कुछ डिफिकल्ट है इसमें? एमसीक्यू में 30 में से 25 एंड ट्रू करेक्ट एंड इनकरेक्ट में से 10 मार्क। सो यहाँ पे 35 मार्क्स लाना पॉसिबल है। सो बचता है आपके 25 मार्क फ्रॉम दिस 56 डिस्क्रिप्टिव के 56 मार्क्स में से 25 मार्क्स। सो क्या ये भी पॉसिबल है क्या? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। अगर अच्छे से पूरा पढ़ लिया, सो ये भी चीज पॉसिबल है। सो इसीलिए हमारा टारगेट होगा 60 प्लस मार्क। ऐसे मत समझो कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले आप लोग हो तो आप सिर्फ उसी में फोकस करोगे। बेटा जी, आपको 8 के 8 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, तब जाके इंटरमीडिएट क्लियर होगा। एंड जब कभी कभी ऐसे भी होता है जिंदगी में, हम सोच के जाते हैं अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग का पेपर अच्छा होगा, या फिर यहाँ पे एडवांस अकाउंट एंड एफएम इको का पेपर अच्छा होगा। एंड कभी कभी आईसीएआई इंस्टीट्यूट, अपनी प्यारी इंस्टीट्यूट, आपका इमोशनल अत्याचार करती है एंड ये ही 2 पेपर डिफिकल्ट आते हैं, तो आपका पूरा जो भी कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। सो आपको बट ऑब्वियसली यहाँ पे थियरी सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है फॉर एग्रीगेट मार्क। अभी एग्रीगेट क्या है वो पता है आपको? पता है पक्का? 200 चाहिए टोटल, एवरी सब्जेक्ट में 40 प्लस चाहिए, एंड एक ग्रुप में आउट ऑफ 400 यू नीड मिनिमम 200 मार्क्स, एंड एवरी सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क। सो आपका अगर ये ऊपर नीचे हो गया, मैं फिर से बोलता हूँ, ये दोनों सब्जेक्ट में 60 प्लस लाना पॉसिबल तो जरूर है, कम समय में ज्यादा आप मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पे थियरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस आपको लिखने को भी आना चाहिए। लेकिन अगर देखो आईसीएन अगर ये 2 पेपर के ऊपर फोकस किया तो क्या होगा? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेटेस्ट अभी जो सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का पेपर हुआ, तो वहां पे कॉस्टिंग का पेपर एंड इनकम टैक्स का पेपर बहुत ही ऊपर नीचे आया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। एंड सेकेंड ग्रुप में आई थिंक एफएम इकोनॉमिक्स का पेपर ऊपर नीचे आया था, एंड ईआईएसएसएम का थोड़ा डिफिकल्ट वाला आया था। सो कभी भी कौन सा भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमेशा हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट में 60 प्लस लाना, बाद में भगवान भरोसे छोड़ देना, लेकिन स्टार्टिंग में जिस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे तो एटलीस्ट 60 प्लस का ही टारगेट आपको करना चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अभी क्लासेस का फ्लो किस प्रकार से होगा? सी, ड्यूरिंग द क्लासेस आपका सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। आप लिख कब पाओगे? जब आपको कुछ समझा है। लेकिन क्या सिर्फ समझना काफी है? नहीं, समझने के बाद उसको रिटेन भी तो करना पड़ेगा। क्यों सर? 8 सब्जेक्ट है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है ना। मतलब सुबह उठे, ऑडिट लिया, 12 घंटे ऑडिट पढ़ा,
अगले 8 महीने, अगले 4 महीने ऑडिट ही ऑडिट, ऑडिट ही ऑडिट। ऐसा तो नहीं है जिंदगी में। आपकी जिंदगी में 8 भयानक सब्जेक्ट्स है, सो आपको हर एक भयानक सब्जेक्ट को अच्छे से आपको वेटेज देना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली कितना कंसेप्ट आपके दिमाग में, इतने से तो हो, इतने छोटी उम्र है आपकी, इतना सा तो दिमाग है दिमाग तो अच्छा है, लेकिन कितना रिटेन करोगे? इसीलिए सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके बाद में आफ्टर क्लास, ड्यूरिंग क्लास इटसेल्फ रिवीजन भी होगा। लेकिन आफ्टर क्लास ये आता है आपका वाला पार्ट, रिवीजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ये आपको ही करना पड़ेगा। दिस इज नॉट योर इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का पेपर जहां पे आपने एमसीक्यू ऐसे मार के आए एंड हो गया, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, जो आपको समझा है वो आपको आईसीएआई के हिसाब से लिखना पड़ेगा, उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ, बाद में क्यूमुलेटिव रिवीजन भी होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। मैं एक चीज आपके लिए एडिशनल करने वाला हूं, जैसे हमारा एक एक टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा, इमीडिएटली वो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उसका रिवीजन लेक्चर भी उसी दौरान आपको बना के दूंगा। मतलब यूजुअली कैसे होता है, पूरी क्लासेस आपकी खत्म होती है एंड उसके बाद में 2 महीने के बाद में या फिर एग्जाम के पहले रिवीजन लेक्चर्स होते। मैं उस प्रकार से नहीं करने वाला हूं। एक एक चैप्टर हम खत्म जैसे जैसे करते जाएंगे, इमीडिएटली उस चैप्टर का रिवीजन लेक्चर 2 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, जो भी रिस्पेक्टिव चैप्टर होगा उसके हिसाब से रिवीजन लेक्चर भी बनवा के जाएंगे, सो दैट आप इन बिटवीन, मतलब आपकी जैसे क्लासेस शुरू है उस रिवीजन लेक्चर को देख ले, इट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब उसमें ऑलमोस्ट वी विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन बैंक भी दूंगा, स्कैनर वगैरह भी दूंगा, वो आपको डेली करना पड़ेगा। एंड बिफोर एग्जाम क्या करना पड़ेगा उसका भी प्लान वगैरह थोड़ा सा बाद में वाली बात है, लेकिन रिवीजन लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। रिवीजन किस प्रकार से होगी, आपका 1.5 डेज जो भी रहता है एग्जाम के पहले, उसमें कैसे प्लान करना है। आप जिस टाइम पे पूरी क्लासेस खत्म करके ऑडिट की पढ़ाई शुरू करोगे, मतलब फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, उस टाइम पे किस प्रकार से प्लान करना है, वो सारी चीजें बाद में, अभी आपके दिमाग का दही नहीं करना चाहता मैं। एनीवेज, अभी ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपका जो आईसीएआई के 8 सब्जेक्ट का मॉड्यूल है, उसमें अगर सबसे वेग मॉड्यूल अगर कोई रहेगा तो वो ऑडिट का मॉड्यूल है, जिसमें ऑर्डर जिस इतनी घटिया प्रकार से दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स, मतलब आप अगर सिर्फ मॉड्यूल पढ़ के अगर एग्जाम को गए, आपको कुछ लिखने को भी नहीं आएगा, इतनी गंदी पोजीशन हो सकती है। इसका रीजन क्या है, उसकी ऑर्डर। सो यहाँ पे जो मैं क्लास में जिस ऑर्डर से मैं सिखाऊंगा, आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 1 उसी ऑर्डर से आपको पढ़ाई करनी है टू सिक्योर मोर देन 60 मार्क्स। सो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, गिवन बाय मी, नॉट बाय योर एनी फ्रेंड और नॉट बाय एनी अदर मेंटोर। अगर अदर मेंटोर से आप ऑडिट के लेक्चर ले रहे हो, उसको फॉलो कीजिए। हमेशा भगवान एक ही होना चाहिए, आज गणपति के मंदिर में, कल महादेव के मंदिर में, परसों देवी के मंदिर में। सो कोई भी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमेशा क्या करो, एक ही कोच को, सभी कोच को नॉलेज होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे दुनिया का नॉलेज है, सभी कोच को नॉलेज होता है, लेकिन हर एक किसी का एक माइंडसेट होता है, उसको एक ही सीक्वेंस को फॉलो करो। सो वॉट एवर सीक्वेंस आई एम गोइंग टू टेल यू इन द क्लास, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, अप्लाई आपका माइंड मत कीजिए प्लीज। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन में देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू रिवीजन, विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग प्रैक्टिस, उसको फॉलो करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैव कॉन्फिडेंस ऑन मी। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा डे 1 से डे एंड तक, तभी जाके आपको सुकून मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इन बिटवीन ऐसा लगता है कि क्या ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, अरे एक दिन में कैसे समझेगा ऑडिट, एक ही लेक्चर में पूरे 90 दिन का ऑडिट समझाओ क्या, नहीं हो सकता ना। सो आपको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। सो जितनी मेहनत से आप ये लेक्चर देख रहे हो, उतनी मेहनत से आप कॉन्फिडेंस रखो एंड एंड तक कॉन्फिडेंस रखो। एंड मेरा सपोर्ट प्रीवियस बैच के तो बच्चों को पता है, लास्ट डे तक सपोर्ट होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता हूँ आई नो, लेकिन इतने सारे मैसेजेस होते, बट ऑब्वियसली अभी वो थोड़ी सी लॉकडाउन की चीजें थी। एनीवेज, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन मी, दैट्स इट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑडिट। सो प्लीज, मेरे मन में एक सवाल है, प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। व्हाट कम्स फर्स्ट, ऑडिट और अकाउंट्स?
ऑडिट का मीनिंग बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में? स्क्रूटिनी, वेरिफिकेशन, कंप्लायंसेस और एक्यूरेसी चेक। बहुत बढ़िया, वेरिफिकेशन। सिंपल इंग्लिश में बोलूं क्या बोलते हैं? चेकिंग। चेकिंग। आपने टेस्ट सीरीज का पेपर मुझे दिया है, मैं आपको ऑडिट करके देता हूं, यानी कि क्या करके देता हूं? चेक करके देता हूं। जिंदगी में ऐसे बहुत बार सिचुएशंस आती है जहां पे हम कुछ आपके मतलब आप लोग कॉलेज में सबमिशन करते हो, कुछ फॉर्म वगैरह भरते हो, जैसे कि आपने रिसेंटली ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म वगैरह भरा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 18 की उम्र हो गई ना अभी, सो लाइसेंस वगैरह निकालने गए, आप क्या करते हो? एक फॉर्म फिलअप करते हो। आधार कार्ड बनवाना है, एक फॉर्म भरते हो, या फिर और कुछ पासपोर्ट वगैरह बनवाना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, ऐसे मस्त ऐसे वो बड़ा 30-40 पेजेस का फॉर्म होता है पासपोर्ट का, बनवा के देते हो, सबमिट करते हो। सामने वाला व्यक्ति करता क्या है? उस फॉर्म का ऑडिट करता है। आप ही हो ना, आप कोई और तो नहीं हो ना, आपके मम्मी पापा कौन है, कहाँ पे रहते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, एक्यूरेसी चेक किया जाता है। आपने क्या बोला था? वेरिफिकेशन किया जाता है। सो ये सारी चीजें ऑडिट में ही आती है, ऐसे समझ लो। हाँ, अभी ऑडिट के सिलेबस के हिसाब से ऑडिट क्या है वो समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अभी मोटा मोटी अगर बोलूं तो ऑडिट यानी कि क्या? सिंपल लैंग्वेज में चेकिंग। किसका करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो व्हाट कम्स फर्स्ट? क्या लगता है आपको, अकाउंट्स आएगा या ऑडिट आएगा? सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, अकाउंट्स आएगा, उसके बाद में ऑडिट आएगा। चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये जो ऑडिट है ना, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ तो होगी ना मार्केट में, या ऐसे ही आया है आपके लाइफ में? कुछ ना कुछ तो लॉजिकल रीजन होगा ना जिसकी वजह से ऑडिट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो ऑडिट का ही तो काम करते हैं। ऐसा क्या हुआ, बता सकते हो? सुनो, अभी मैं ही बताता हूं। चलो एक एग्जांपल लेते, छोटू का, चिंटू का लेते एग्जांपल। एक चिंटू एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस कंसर्न है। सोल प्रोप्राइटरी मतलब समझता है ना, अकेला इंसान खुद ही बेच रहा है, खुद ही बाय कर रहा है, खुद ही स्टॉक मेंटेन कर रहा है, खुद ही मुनाफा कैलकुलेट कर रहा है, सारी चीजें वो अकेला इंसान, वन मैन आर्मी, जस्ट लाइक साउथ इंडियन सुपरस्टार्स, वन मैन आर्मी। सो दिस चिंटू इज डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग कोई भी ले लो, वेजिटेबल का बिजनेस ले लो, मोबाइल फोन का बिजनेस ले लो, बुक्स का बिजनेस ले लो, जो बिजनेस लेना है ले लो। अभी मैंने आपके अकाउंट्स के नॉलेज के हिसाब से यहां पे थोड़ी सी चीजें लिखी है, देखो। सो इफ ही इज अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये सेल भी खुद करेगा, परचेज भी खुद करेगा, बट ऑब्वियसली उसके रिकॉर्ड्स भी तो खुद ही बनाएगा। सेल करेगा तो डेटर आएंगे, करेक्ट और नॉट? परचेस करेगा तो क्रेडिटर आएंगे, कुछ कैश परचेसेस होंगे, कुछ क्रेडिट परचेसेस होंगे, कुछ कैश सेल्स होंगे, कुछ क्रेडिट सेल्स होंगे। बट ऑब्वियसली अगर उसके कस्टमर्स मान लेते हैं 100-150 के ऊपर कस्टमर से, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। कौन करने वाला है रिकॉर्ड मेंटेन? चिंटू इटसेल्फ। उसके बाद एवरीडे जो कैश आती है उसको बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा, खर्चा करने के लिए बैंक से विड्रॉ करेगा, पेमेंट्स ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में अगर वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स का बिजनेस कर रहा है, जो कोई भी गुड्स हो, इन्वेंट्री भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? मैं चिंटू हूं, मैंने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, ऑर्डर आ गया, 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स आ गया, 40 क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया, आगे शिपमेंट कर दिया, 60 क्वांटिटी मेरे गोडाउन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन्वेंट्री में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है फिर। एंड उसके बाद में अदर एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते, बता सकते हो? सबसे पहला, अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी तो लोन का ईएमआई शायद हो सकता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं आता, पता है क्या आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोन का प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं आता, सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट डेबिट होता है एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट लाइबिलिटी से माइनस होता है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, अगर सर उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, रेंटेड प्रॉपर्टी, बट ऑब्वियसली एवरी मंथ ही हैज टू पे रेंट, ही हैज टू पे इलेक्ट्रिसिटी, चाय का खर्चा, उसके बाद 4-5 एम्प्लॉइज है, ही हैज टू पे सैलरी, सो मल्टीपल एक्सपेंडिचर, उसके भी तो रिकॉर्ड्स बनवाना पड़ेगा कि नहीं? सो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि ये जो चिंटू है बिजनेसमैन सोलो प्रोप्राइटरी कंसर्न, बिजनेस भी खुद कर रहा है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड भी खुद बना रहा है, उसको चेक भी खुद ही कर रहा है, वेरीफाई भी खुद ही कर रहा है। तो यहाँ पे वो दो लोगों का काम कर रहा है। Other than being owner of the businessman, other than being owner of a business, he is doing activities on behalf of accountant and auditor. सब कुछ खुद ही कर रहा है। अभी एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से मुझे आंसर देना। प्लीज टेल मी, इसके बिजनेस में फ्रॉड होने का चांस है क्या? बिजनेस खुद का, पैसा खुद का, लॉस हुआ तो खुद का, प्रॉफिट हुआ तो भी खुद का ही, मेंटेन भी मैं खुद ही कर रहा हूं। मैं खुद से थोड़ी ना फ्रॉड कर सकता हूं। मतलब मैं जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन एंटर वगैरह करूंगा, सेल परचेस, उस टाइम पे मैं कुछ ऐसे फ्रॉड की एंट्री वगैरह करूंगा क्या? अरे क्यों करूंगा, मेरा ही तो बिजनेस है। मेरे बिजनेस में मैं खुद ही मतलब अपनी पैर पे खुद ही कुराड़ी मार लेता है क्या कोई? नहीं ना। तो यहाँ पे अभी मान लेते हैं ये जो चिंटू है ना, इसने संकेत सर से अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लिया, एडवांस अकाउंट भी सीख लिया, अमलगमेशन, मर्जर। सो मान लेते हैं ये बढ़िया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का नॉलेज होने के बाद उसको एक विजन मिला, एंड उस विजन के हिसाब से नाउ ही नोज हाउ टू एक्सपांड हिज बिजनेस, एंड उसने उसका बिजनेस 100 टाइम्स एक्सपांड कर लिया। 100 टाइम्स, 10 करोड़ टर्नओवर। अभी मुझे बता तू, क्या वो अकाउंटिंग करेगा क्या वो रिकॉर्डिंग करेगा क्या? खुद बैठेगा, मतलब एवरीडे अगर उसकी 500 से ज्यादा अगर सेल के रिसीट्स होंगे, खुद लिखते बैठेगा क्या? बट ऑब्वियसली उसको एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ही हैज टू अपॉइंट, उसको वो जो काम है ना अकाउंटिंग का, वो किसी ना किसी को तो आउटसोर्स करना पड़ेगा। लेट इट बी हिज एम्प्लॉयज और लेट इट बी अदर कंसर्न, मतलब कोई टैक्स कंसल्टेंट को अपॉइंट किया अकाउंटिंग का काम करने के लिए, या फिर कोई अकाउंटिंग फर्म को अपॉइंट किया, या फिर सीए की फर्म को अपॉइंट किया। मतलब सीए की फर्म अकाउंटिंग का भी काम करती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो अकाउंट्स का ये जो काम है, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेस है, सो यहां पे मैनेजमेंट के टीयर्स होते हैं। आपको आई थिंक बीसीके में था क्या ये? ऑपरेशन की मैनेज मतलब डिपार्टमेंट्स होते, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, ऐसे पूरा रिक्रूटमेंट करेगा ना, तभी तो जाके इतना बड़ा बिजनेस होगा। सो बट ऑब्वियसली ये जिस टाइम पे बिजनेस बड़ा हो रहा है, he cannot record all the transaction. Can he record all transaction? But obviously no. On his own तो नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? He has to recruit the staff who will record purchase transaction, sale transaction, who will maintain cash. अभी खुद के जेब में थोड़ी ना पैसा लेके घूमेगा एवरीडे 3-4 करोड़ पैसा आ रहा है उसको। अभी संकेत सर से नॉलेज लिया है तो उतना तो होता ही होना चाहिए ना। सो कैश है, अरे बाप रे, सबसे क्रिटिकल आइटम इन्वेंटरी। अरे बाप रे, एवरीडे स्टॉक थोड़ी ना वेरीफाई करने को बैठेगा वो, बट ऑब्वियसली ही हैज टू रिक्रूट। नाउ प्लीज टेल मी, इन दिस 2 एग्जांपल्स, चिंटू बिफोर संकेत शाह का गाइडेंस एंड चिंटू आफ्टर संकेत सर का गाइडेंस, प्लीज टेल मी यहां पे रिस्क किस बिजनेस में ज्यादा है? जहां पे संकेत सर आए वहां पे रिस्क तो ज्यादा जरूर होगा। रिस्क है तो इश्क है। सो एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, जब बिजनेस ग्रो होता है, अभी ये तो सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन था, प्लीज टेल मी यार, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग कैपिटल जमा करते हैं। ये तो चिंटू खुद का पैसा था, इसका लॉस हुआ तो उसका खुद का हो रहा था, कुछ टेंशन नहीं था। लेकिन मान लो आप जो 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हो, आप तीनों ने 5-5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन निकाला एंड अगर बिजनेस कर रहे हो, बट ऑब्वियसली आपको सारे जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन के ऊपर चेक चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, मुझे पता है आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, सो आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हो, आपने एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखा, दैट इज फाइन। लेकिन स्टाफ के ऊपर नहीं सर, स्टाफ के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बराबर है, लेकिन स्टाफ से गलतियां भी तो हो सकती है।
अरे किसी भी बीकॉम, सिर्फ जो बीकॉम का जो स्टूडेंट है ना, उसको जाके सिर्फ रियल पर्सनल नॉमिनल का फॉर्मूला पूछो, उनको नहीं बता सकते वो। उनको सिर्फ वो जो अपना कीबोर्ड होता है ना, ये देखो दिस इज कीबोर्ड, तो यहाँ पे ना एक बटन है F6 F7 F8। सो ये जो बटन है ना, इसको टैली में अगर आप यूज करोगे ना, एक होता है सेल ट्रांजैक्शन, एक होता है परचेस एंड एक होता है जर्नल एंट्री। सो ये 3 वाउचर सिर्फ उनको एंटर करने को आते हैं, उनकी गलती नहीं है, सिलेबस ही उतना ही नॉलेज होता है। सो उनसे नॉट नेसेसरी फ्रॉड होगा, बट एरर भी तो हो सकते हैं, ओमिशन भी तो हो सकते हैं, भूल जाते हैं लोग एंट्री पास करना। कैश ट्रांजैक्शन है, चलो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन तो सारे बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो सकते, कैश के ट्रांजैक्शन भूल गए, ये जो फोर्जरी वो तो फ्रॉड में आ गया। आई एम टॉकिंग अबाउट एरर, पैसे गिनने में गलती हो गई या फिर कस्टमर से लेने में गलती हो गई, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती है कि नहीं। सो क्या आपको किसी एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट लग रही है कि नहीं लग रही है? अभी अकाउंटेंट तो आ गए, चलो अकाउंटेंट लोग तो आ गए आपके चिंटू के बिजनेस में, किसकी आपको रिक्वायरमेंट लग रही है? ऑडिटर की, सच्चा ऑडिटर, दिल से काम करने वाला ऑडिटर। ठीक है, चलो एक यहाँ पे जस्ट चीज लिखिए, देखो जस्ट इमेजिन विथ अ मैक्रो एंगल, जो भी मैंने बोला था, टेक द एग्जांपल ऑफ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां पे सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप, ये छोटू बिजनेस की बारे में बात चल रही थी, वहां तक तो ठीक था। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप के बिजनेस, कंपनी, अरे बाप रे, लॉ याद आया क्या? सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन 148 आपके सिलेबस में एंड बाकी का सेक्शन नंबर सीए फाइनल के सिलेबस में। कंपनी एक्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स लगे हमको सीखने में, सिर्फ 148 सेक्शंस। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के बिजनेसेस है, प्लीज टेल मी, आपके अकाउंटेंट को इतना नॉलेज होगा क्या? क्या वो सारे कंप्लायंसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टैक्सेशन के अच्छे से प्रोविजन फॉलो किए है कि नहीं? वो फ्रॉड करेगा ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अरे लेकिन नॉलेज भी तो होना चाहिए, इतने सारे कंप्लायंसेस है। सो यहां पे देखो, ड्यू टू दिस मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस देयर वाज अ नीड ऑफ लीगल स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अकाउंट्स सिर्फ बनाए, बात खत्म नहीं हुई, अकाउंट्स को बाद में कुछ चेकिंग बिकिंग भी तो होना चाहिए। सो यहाँ पे ये अभी ये जो लीगल स्ट्रक्चर है ना, आज के ज़माने में 2020 में आज का अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मैं आपको बोल रहा हूँ प्रभु श्री राम के ज़माने से ये चल रहा है। लेखापाल बोलते हैं, आपको पता है सीए को क्या बोलते हैं? सनदी लेखापाल। सनद मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, COP यानी कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड लेखापाल मीन्स ऑडिटर। सो इवन आपने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर सीरियल्स वगैरह या फिर देखे होंगे मंत्रिमंडल, उनमें एक लेखापाल होता था। लेखापाल यानी कि क्या? जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो सारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। लीगल सिस्टम अलग होने दो, मतलब जिस एक्ट के अंडर ये सारी चीजें हो रही है या किसी किंगडम के अंडर कोई ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, वो सारी चीजें जाने दो, लेकिन इस लीगल स्ट्रक्चर की जरूरत तो है कि नहीं है? इस लीगल स्ट्रक्चर की जरूरत है। सर प्लीज वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बाजू में रखो, आज के जमाने के बारे में बोलो। चलो आज के जमाने के बारे में बोलता हूं। स्ट्रक्चर देखो, आज के जमाने का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? अकाउंटिंग स्ट्रक्चर जो आप अकाउंट्स एडवांस अकाउंट में सीखते हो, इवन सीए फाइनल में सीखते हो, या कुछ ऐसे ब्राइट स्टूडेंट हो गए जो बाद में IFRS कर सकते हैं। IFRS पता है मतलब क्या? इंटरनेशनल समथिंग होगा। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते हैं वो, उसको IFRS बोलते हैं। सो ये जो भी अकाउंटिंग बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो एक इस्टेब्लिश होना चाहिए। इंडिया में है क्या सर? है। किसने बनाया? चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट, ICAI ने बनाया। आपको पता है ना? अभी नहीं, आपको नहीं पता होगा, ग्रुप 1 के बच्चों को जरूर पता होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको कौन रेकमेंड करता है? इसको ICAI ही रेकमेंड करती है। सो ICAI ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, बैकबोन जैसा है। किसका? अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बनाने का बैकबोन है। इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। ओके सर, अकाउंट्स का स्ट्रक्चर तो बना लिया, चेक कौन करेगा? इसीलिए ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर भी चाहिए।
इसीलिए ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर भी चाहिए। सर ये किसने बनाया? ये भी ICAI ने बनाया अलॉन्ग विथ अदर लॉज, जैसे कि कंपनी एक्ट है, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे कि आपका LLP एक्ट है, सो ये जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट, जितने भी अलग अलग बिजनेस फॉर्म के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, उसके जितने भी रिस्पेक्टिव एक्ट है वो भी कुछ गाइडलाइंस देते हैं, एज वेल एज ICAI भी कुछ गाइडलाइंस देती है। सो यहाँ पे हमें ऑडिटिंग के स्ट्रक्चर के बारे में सीखना पड़ेगा। एंड कुछ हद तक एक दो टॉपिक्स हमारे ऐसे भी है जहां पे हमें अकाउंट का थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब यहाँ पे यू विल नॉट बी आस्क्ड जर्नल एंट्रीज, इसकी जर्नल एंट्री पास करो या कॉन्सेप्ट बताओ, रियल पर्सनल नॉमिनल बताओ, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। कुछ हद तक आपको अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, जरूर चाहिए। जैसे कि शेड्यूल नंबर आपका कौन सा है कंपनी एक्ट का? 3। शेड्यूल 3 में आपको बैलेंस शीट दिया गया है। सो उस बैलेंस शीट के हिसाब से क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसका आप चेकिंग कैसे करोगे? सो आपको वहां पे शेड्यूल 3 तो पता होना चाहिए। एनीवेज, सो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। अभी एक चीज मुझे बोलो, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से आंसर देना। प्लीज टेल मी, अकाउंट्स बनाने का काम किसका, ऑडिट करने का काम किसका? मैं चिंटू हूं। मैं कौन हूं? चिंटू हूं। मेरा बिजनेस है, 100 करोड़ टर्नओवर है। अकाउंट्स बनाने का काम किसका होगा? मतलब हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आई एम नॉट सेइंग कि मैं अकाउंट्स लिखते बैठूंगा, बट ultimately who is going to be held responsible for the preparation of accounts? Board of directors, management, same answer, management. So in short उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट के लैंग्वेज में मैनेजमेंट ही बोलते हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पे अकाउंटिंग स्ट्रक्चर जो प्लेस किया गया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजमेंट की। अकाउंट्स बनाने का काम किसका होगा? मैनेजमेंट का होगा। तो सर ऑडिटर क्या करेगा फिर? अरे भाई, ऑडिटर को अकाउंट्स बनाना नहीं है, अकाउंट्स को चेक करना है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के पेपर लिखता नहीं हूं, चेक करता हूं। आपकी क्लास में अगर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता हूं तो आप मुझे पेपर लिख के आप दे दोगे, मैं थोड़ी ना आपके बिहाफ पे पेपर लिखूंगा। तो सेम वे में है, अकाउंट्स को बनाना यानी कि पेपर को लिखना ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, उसको चेक करना, वेरीफाई करना, इवैल्यूएट करके देना ये ऑडिटर की या फिर सर की जिम्मेदारी। समझ में आया क्या? सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कुछ भी डिफिकल्ट वाला पार्ट अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सो यहां पे देखो, एक लाइन में मैंने लिख के दिया है, अकाउंट्स कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा। अकाउंट्स को चेक कौन करेगा? सीए चेक करेगा। सर सीए ही क्यों, कंपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि आप पुराना नाम CWA था, अभी CA में हो गया। या फिर सर नॉर्मल BCom क्यों नहीं कर सकता? MCom क्यों नहीं कर सकता? टैक्स कंसल्टेंट क्यों नहीं कर सकते? कुछ पता है आपको? सभी फील्ड का नॉलेज सिर्फ CA को होता है। मान ले तूने अगले 10 साल तक फाइनेंस फील्ड का नॉलेज लिया, टैक्सेशन फील्ड का नॉलेज लिया, मतलब मान ले बड़े बड़े बिजनेसमैन तेरे पास आते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा देखा है? यूट्यूब पे देखा होगा ना, सभी लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखे होंगे ना, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बाउंस बैक वैसे होते हैं ना बहुत सारे वीडियोस उसके। बिजनेस कोच, उसको तो एक CA से भी ज्यादा नॉलेज है। क्या उसको साइनिंग अथॉरिटी दिया गया है? सो सिर्फ नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 ऑडिट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ CA को दी गई है। सो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा व्हाट इज लॉ करके एक लेक्चर है यूट्यूब पे, वो देखा नहीं, ये प्लीज देखो, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये नॉलेज का लेक्चर है। सो ये जो एक्ट क्या होते हैं, ये इंस्टीट्यूट क्या होती है, सारा ज्ञान उसमें दिया है। अभी यहाँ पे उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको 1 मिनट में समझाता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही ऑडिट का क्यों दिया है। एज पर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से पार्लियामेंट में 1949 साल को चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट पास किया गया था। उस एक्ट के अंडर प्लस अगर एक ये कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में भी लिखा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कर सकता है?
चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ और एलएलपी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ इतने ही लोग ऑडिट करने का काम कर सकते। सो ये मेरे मन में आया इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लीगल फ्रेमवर्क है उसके पीछे कुछ ना कुछ। तो मतलब ऐसे ही कुछ भी चीजें नहीं होती, ऐसे ही आप रेड सिग्नल पे नहीं रुकते, ग्रीन सिग्नल पे आगे नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो रेड एंड ग्रीन का मतलब होता है। नहीं सर, बचपन से हम सीखते आ रहे कि रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो, ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं आरटीओ जो है ना अपना, आरटीओ मतलब समझता है, जिस डिपार्टमेंट में जाते हो ना लाइसेंस निकालने, वहां पे देखे होगे ना अपने साइन बोर्ड्स वगैरह, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रोड ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट जो होता है उसके हिसाब से बनाए गए हैं, इसलिए आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप फॉलो नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन रूल्स तो है। एनीवेज, सो अकाउंट्स बनाना मैनेजमेंट, अकाउंट्स को चेक करना सीए। चलो सर, आपने बहुत जनरल ज्ञान बांटा, प्लीज हमें ऑडिट का डेफिनेशन बताइए। ऑडिट मीन्स चेकिंग ऑडिट मीन्स चेकिंग। जस्ट एक बार इसको रीड कर लो अच्छे से, इस डेफिनेशन को रीड कर लो अच्छे से। चलो शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन गिवन बाय आईसीएआई। ये आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन पता है? इट इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, नहीं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी और एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। वेरी गुड। यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, यहाँ पे ऑडिट का डेफिनेशन काम का है इस सिलेबस में, मतलब ऑडिट के रिस्पेक्ट में। एनीवेज, ऑडिट क्या है सर? ऑडिट यानी कि सर चेकिंग है, लेकिन आईसीएआई ने बहुत प्यार से इस डेफिनेशन को बनाया है, अपनी इंस्टीट्यूट ने बनाया है, बट ऑब्वियसली पावरफुल तो जरूर होगा। चलो लाइन वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसका? ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और नेचर, और यहां पे एक चीज रह गई, और लीगल स्ट्रक्चर, और लीगल स्ट्रक्चर। क्यों? विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। इसके आगे भी थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन अभी वो नहीं बताया मैंने। क्या लगता है इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद? कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्या? चलो इसको अभी मैं मेरे स्टाइल से पढ़ते हैं, ब्रेक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रेक डांस करेंगे। सर ऑडिट क्या है? देखो नीचे वर्ड क्वेश्चन, सर ऑडिट क्या है? इट इज एन एग्जामिनेशन, इट इज एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन यानी कि क्या? वो जो आपने बोला था ना, चेकिंग करना, एक्यूरेसी देखना, वेरिफिकेशन करना, स्क्रूटिनी करना, जितने भी अंग्रेजी के आप सिमिलर वर्ड्स ले सकते हो, सारे वर्ड्स। इट इज एन एग्जामिनेशन। सर किस प्रकार से करना है ये एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट व्यू। ये आता है सबसे खतरनाक, यश खंडारे, सीए यश खंडारे। अभी यश ने एक लड़की से प्यार हुआ, उससे शादी हो गई, मान लेते हैं वो इंजीनियर है, ठीक है, आईटी कंपनी है उसकी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो सॉफ्टवेयर कंपनी है ऐसे मान लो उसकी, जिसका टर्नओवर है 100 करोड़। उसकी मतलब उसकी नहीं है, उसके पापा जी की है। वो तो अभी छोटी है, मतलब जस्ट अभी तू भी छोटा है तो वो भी छोटी होगी ना, तू थोड़ी ना 30 साल की लड़की से शादी करेगा।
सो उसके मतलब इसकी जो पत्नी होने वाली है, उसके पिताजी की एक आईटी कंपनी है वर्थ ₹100 करोड़, जिसका एनुअल टर्नओवर है 100 करोड़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अभी इसकी शादी होने वाली है, वाह वाह जमाई राजा। अभी उसके जो पापा थे उनका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, CS सर्वेश महेंद्रे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बहुत मेहनत से काम किया करता था, बहुत मेहनत से काम किया करता था, एंड उसको फी थी 10 लाख रुपए। अभी बट ऑब्वियसली 100 करोड़ वाली कंपनी है, उसको क्या 10,000 रुपये लूंगा क्या, दक्षिणा थोड़ी ना लूंगा। 10-15 लाख के आसपास ऑडिट फी होनी ही चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ, इवन 20-30 लाख भी हो सकती है। एनीवेज 10 लाख रुपए ऑडिट फी थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर वाले इंसान की बेटी को प्यार हो गया, किससे, यश से प्यार हो गया। अभी उनकी शादी हो रही है, अभी शादी हो गई ऐसे मान लीजिए, अभी यश भी सीए बन गया, तो यश अभी कुछ काम तो नहीं कर रहा था, उसने तो एक ही चीज सोची, अरे मेरे जो मेरे जो ससुर जी है वो इतना काम कर रहे, मैं क्यों इतना काम करूं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्राइड होता है ना, ईगो, कुछ ना कुछ तो अपना होना चाहिए। सो यश इज अ क्लेवर मैन, उसने ससुर जी को ही बोला, ससुर जी एक काम कीजिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उसके रिलेटेड कुछ काम है तो बताइएगा। एंड ससुर जी ने इस अच्छे व्यक्ति को निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, निकाल दिया, एंड किसको अपॉइंट किया, सीए यश खंडारे जमाई राजा को। नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये चलेगा? वर्ड के ऊपर फोकस करना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। यश तू तेरे ससुर की कंपनी का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर सकता है क्या? अभी ये तो चलो बहुत दूर का रिश्ता हुआ ससुर जी का, मान लेते हैं तेरा भाई है छोटा, उसका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, उसका बिजनेस है मोबाइल फोन का, उसका बिजनेस है वेजिटेबल का, या जो भी दुनिया का बिजनेस कोई भी ले लो, आपका भाई है, आपकी बहन है, या फिर बहन का हस्बैंड है, उनका बिजनेस है। अभी जीजा जी सबसे, अगर इंडिया में रिस्पेक्ट अगर किसी को मिलता है तो वो जमाई एंड जीजा, करेक्ट और नॉट? सो आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर सकते हो क्या? बायस्ड ओपिनियन होगा, मतलब उन्होंने की हुई मिस्टेक्स, उन्होंने किए हुए फ्रॉड्स, उसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, तो यहां पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं होगा। सर एग्जैक्टली कौन कौन से रिलेशन आते हैं कि जिनकी वजह से इंडिपेंडेंट जा सकता है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे थोड़ा सा कंपनीज एक्ट में, थोड़ा सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में। अभी सिर्फ इतना ही समझ लो, ब्लड रिलेशन, सिंपल लैंग्वेज में ब्लड रिलेशन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एग्जामिनेशन किस प्रकार का होना चाहिए बच्चों? इंडिपेंडेंट। सो यहां पे आप बायस्ड एग्जामिनेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? दिया है डेफिनेशन में, ऑडिट मतलब क्या, इट इज एन एग्जामिनेशन, किस प्रकार का? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन किसका करें? मतलब कंपनी में जाके उनकी फैक्ट्री साइट अच्छे से दिखती है क्या, उनके कंप्यूटर्स अच्छे से फंक्शनिंग हो रहे हैं क्या, या फिर स्टाफ स्टाफ अच्छा दिखता है क्या? कुछ भी मत बोल, स्टाफ अच्छे से दिखता है क्या, ऐसे देखोगे क्या? या एयर कंडीशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किस चीज का एग्जामिनेशन करोगे? Financial information. Sir, what is financial information? Since we are chartered accountancy students, please tell us each and every definition. So देखो, financial information. What is financial information? चलो simple language में, balance sheet, profit and loss account, cash flow statement if applicable, and notes to accounts and related annexures. Annexures भी अगर रहेंगे तो इसको बोलते हैं financial information. सर तो फिर journal entry कहाँ पे गई? अरे बेटा याद कर, 11 स्टैंडर्ड, सबसे पहले बनता है ट्रांजैक्शन, उसकी वजह से आता है जर्नल एंट्री, उसकी वजह से लेजर, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस, उसकी वजह से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज द फ्लो ऑफ योर अकाउंट्स। सो इन शॉर्ट ये क्या है? ये आपका अल्टीमेटली ये एक रिपोर्ट है 4-5 पेजेस का, जिसमें आपको पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगा। सर मतलब क्या सिर्फ बैलेंस शीट P&L के ऐसे पेजेस देखना है एंड उसके हिसाब से ऑडिट करना है क्या? नहीं भाई, बैलेंस शीट में जितने एसेट्स दिख रहे, जितनी लाइबिलिटीज दिख रहे, उसका
एग्जामिनेशन करना, यानी कि आपको डिटेल में ही जाना पड़ेगा, अंदर घुस के ही आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सो इस बात का आपको चेकिंग करना है। सर फिर से एक बार बताइए, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रिपरेशन, करेक्ट और नॉट? चलो, तो यहां पे सबसे पहले हमने देखा इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का करना है? ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके सर, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका? मतलब कहीं सोल प्रोप्राइटर का भी करना है क्या हमें, या पार्टनरशिप फॉर्म का करना है? मतलब कौन से बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का? पढ़ो, ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। ओके, प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। अभी एक आपको थोड़ा सा ट्विस्ट बोलता हूं, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आईसीएआई ने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाई है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे क्योंकि चिंटू को ऑडिट करना ही नहीं है इंडिया में, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपनी को आएगा। एंड ये जो आपका पूरा ऑडिट का जितना भी सिलेबस है ना, ये पूरा सिलेबस में से 70-80 मार्क्स का सिलेबस ये आपका बनेगा किस चीज के ऊपर? कंपनी कंपनी कंपनी, उसी के ऊपर बनेगा। सो ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, याद है क्या वो सेक्शन, खतरनाक सेक्शन, सेक्शन 8, सेक्शन 8 जिसके ऊपर अभी इंटरमीडिएट में भी आई थिंक क्वेश्चन आया था। आपको भी क्वेश्चन आया था ना फाउंडेशन में, सेक्शन 8 के ऊपर 6 मार्क्स के लिए, सीएसआर कमेटी के ऊपर आया था ना? अच्छा, सेक्शन 8 पे ही आया था। ओके, सो वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, भले ही वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर महान मुकेश अंबानी जी की तरह प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और नेचर, आईसीएआई किसी के भी कंपनी के साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करता। अंबानी की भी कंपनी कंपनी है, एंड यस तेरी अगर 1 करोड़ वाली कंपनी है वो भी कंपनी है, मेरी अगर गरीब की 1 रुपए की कंपनी है, टर्नओवर एकदम मिनिमम, जस्ट अभी अभी शुरू किया है, डे 1, सो वो भी कंपनी कंपनी ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और नेचर। व्हाट इज नेचर? let it be any kind of business, let it be electricity generation company, let it be insurance company, let it be transportation, let it be manufacturing, let it be service organization, कुछ भी होने दो, it doesn't matter। so किसका होना चाहिए? एंटिटी का। so ऑडिट सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी की कंपनी का होगा क्या? मतलब सिर्फ लिस्टेड कंपनी का होगा ऐसे लग रहा है क्या? नहीं, तू एक काम कर, कल एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर, 5,000 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इनकॉर्पोरेशन अभी के जमाने में सिर्फ 5,000 रुपए में हो जाता है कंपनी का, बहुत सस्ता हो गया सारा खर्चा, तेरा भी ऑडिट हो जाएगा। समझ में आया क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर और लीगल स्ट्रक्चर, जो कुछ भी होने दो। सर इतना सारा हमने सीख लिया, ये करना क्यों है? व्हाट इज द मेन रीजन? एग्जामिनेशन किया, मैंने आपका पेपर चेक किया, क्यों किया भाई? ताकि मैं आपको कितने मार्क्स आए ये बता सकूं। समझ में आया क्या? आपने अच्छे से पेपर लिखा, सीए फाउंडेशन का पेपर लिख के आए, 4 पेपर गए, इतने कोविड के भयंकर सिचुएशन में सीए फाउंडेशन वाले लोगों ने लिखा, इंटर वाले लोगों ने लिखा, फाइनल के लोगों ने वाले लिखा, एंड सीए इंस्टीट्यूट ने, बोर्ड ऑफ स्टडीज वालों ने सिर्फ पेपर कलेक्ट किए, मार्क्स दिए ही नहीं। तो क्या होगा? क्या होगा? प्रोटेस्ट होगा। सो यहाँ पे ऑडिटर ऑडिट क्यों करेगा? अल्टीमेट एम क्या है? आप पढ़ाई क्यों करते हो? सीए बनने के लिए। ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए। पैसे तो आएगा ही, बट ऑब्वियसली विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। किस चीज के ऊपर? जो भी आपने एग्जामिनेशन किया है उसको इवेल्युएट करो, सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सर क्या बोला? कुछ भी समझ में नहीं आया, समझेगा आगे आगे समझेगा। विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन, एक्सप्रेस ओपिनियन मतलब क्या सर? मतलब ओरली बोले क्या? हाँ हाँ भाई तूने अच्छे से अकाउंटिंग किया, नहीं जी, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो लीगल फ्रेमवर्क होगा ना, उसी को तो हमें पढ़ना है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अगर मुझे गुस्सा आया है, आपकी कंपनी में फ्रॉड मुझे मिला है, तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है हम देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे। सो अल्टीमेट एम क्या है? विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। समझ में आया क्या? सो ऑडिट सिंपल लैंग्वेज में क्या था? चेकिंग,
एंड यहाँ पे देखो वर्ड्स का मैंने ऐसे तोड़ के भी दिया है, कंपनी भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट। यहाँ पे देखो कंपनी के लिए मैंडेटरी है, क्यों? ऑडिट मैंडेटरी है, क्यों? एज पर द कंपनीज एक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अगर आपने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म को इज इट मैंडेटरी? नो, इट इज ऑप्शनल। खुद होके, जैसे कि चिंटू सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है लेकिन 100 करोड़ टर्नओवर उसने अचीव कर लिया, अभी मतलब उसको भी लगता है यार अपनी कंपनी में कुछ, अपने सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, चलो एक सीए को अपॉइंट करके ऑडिट करवाए। ये मतलब उसको खुद से करना था, किसी ने बोला नहीं गया था, ऑप्शनल। हाँ, इनकम टैक्स का टर्नओवर एंड जीएसटी का टर्नओवर अगर एक्सीड कर लिया तो उसको वो टाइप के ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएंगे, कंपनी ऑडिट उसको तो नहीं लगने वाला। एंड ट्रस्ट को भी मैंडेटरी एज पर द बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट इफ यू आर इन महाराष्ट्र। अलग स्टेट के अलग अलग ट्रस्ट के एक्ट है, वो आपको रिस्पेक्टिव एक्ट देखने पड़ेंगे, आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। एलएलपी नहीं, टर्नओवर वाइज। ओपिनियन देखो, ये एक लाइन में लिखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इतना कम नहीं होता। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री एज whether the financial statements are as per financial reporting framework FRF। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले बाद में, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बताता हूं आपको। व्हाट इज FRF? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे कि आप कंपनी हो तो आपको बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनाना है? शेड्यूल 3 के हिसाब से। ऑफ विच एक्ट? कंपनीज एक्ट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक अलग एक्ट होता है उसको फॉलो करना है। सो इसको बोलते हैं एप्लीकेबल FRF। जैसे कि आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप शेड्यूल 3 यूज करोगे, करना है तो करो, किसी ने रोका नहीं है आपको, लेकिन कंपनी वाला पार्टनरशिप वाला फॉर्मेट यूज नहीं कर सकता। समझ में आया क्या? पार्टनरशिप एक्ट में यहाँ पे ऐसे किधर भी लिखा नहीं है कि आप ये यूज करो, ये यूज मत करो, लेकिन कंपनी एक्ट में लिखा गया है कि आपको शेड्यूल 3 ही यूज करना पड़ेगा ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो एज पर द FRF है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे रुकते हैं, और एक सेशन आपको आज ही के दिन दे दूंगा मैं। सो फिर से एक बार समराइज करते हैं ऑडिट की डेफिनेशन को, उसके बाद में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? क्या बिना देखे आप बता सकते हो? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और नेचर और लीगल स्ट्रक्चर। क्यों? with a view to express an opinion thereon। बस आज के लेक्चर के लिए इतना प्रवचन काफी है। नेक्स्ट लेक्चर का प्लान बोल रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर में देखो एग्जैक्टली ऑडिट प्रोसेस क्या होता है, मतलब रियल लाइफ में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे कोई बिजनेसमैन अपॉइंट कर रहा है ऑडिट करने के लिए, सो मैं किस प्रकार से प्रोसीड करूंगा उसका एक पूरा फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में कॉमन कीवर्ड्स, ऑडिट में बहुत खतरनाक कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स यानी कि क्या? कुछ कॉमन ऐसे वर्ड्स जो आप कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने आंसर में डेकोरेशन करने के लिए, नहीं, कंसेप्चुअल बेसिस पे होते हैं, वो आपको मतलब आने ही चाहिए। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, ये देखो, बैलेंस शीट के आइटम का चेकिंग अगर होगा तो उसको बोला जाता है ऑडिट एट अकाउंट बैलेंस लेवल। क्या बोलते हैं? ऑडिट एट अकाउंट बैलेंसेस। सी आपको वो याद है कि 11th स्टैंडर्ड का बैलेंस शीट के जो लेजर्स होते हैं उसके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इट इज फॉर दैट ईयर इटसेल्फ, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते ना। सो ऑडिट की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, बैलेंस शीट आइटम्स के चेकिंग को बोलते हैं ऑडिटिंग एट अकाउंट बैलेंस लेवल। एंड ये P&L के आइटम्स को क्या बोलते हैं? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ में आया क्या? सो दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स जो हम बार बार लगातार यूज करेंगे, उसका आपको पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एंड उसके बाद में वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द कंपनी ऑडिट इटसेल्फ। जो CA इंटरमीडिएट के लोग थे, लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए, उनको वो बहुत आसान जाने वाला है।
जो पहले से पढ़ रहे सेकेंड ग्रुप उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन इतना टेंशन मत लो, मैं हूं ना, डोंट वरी। एनीवेज लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।